तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आज डेट है 30th ऑफ सितंबर, डे है मंडे। अगर हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल पे चलें जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करता है, वो है कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स मस्ट हैव इंडिया आउटलुक। इस पर्टिकुलर हेडिंग को पढ़ते ही किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इस आर्टिकल का एसेंस है वो हमें हेडिंग से समझ में नहीं आ सकता। बट हमें यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है कि किसी कॉमन प्रैक्टिस के बारे में ये आर्टिकल बात करेगा और उस कॉमन प्रैक्टिस के क्या स्टैंडर्ड्स, क्या मापदंड है, उस पर यह आर्टिकल बात करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, क्योंकि इंडिया आउटलुक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। जैसे ही इस हेडिंग को पढ़ के आप फर्स्ट लाइन को पढ़ोगे, आपको यहां पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए दिखेंगे। जैसे सबसे पहला कीवर्ड लिखा हुआ दिखेगा एग्रो फॉरेस्ट्री। अब एक स्टूडेंट को यह सोचना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है क्या ये एक एग्रीकल्चर का आर्टिकल है, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री लिखा हुआ है जो कि लिखा है, तो ये ऑफकोर्स ये बात है कि एग्रीकल्चर का टॉपिक है। ठीक है, फिर आगे ये बात कर रहा है इंटीग्रेट करने की कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट से। अब देखो ये कितना टेक्निकल आर्टिकल है, पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, वो तो हम कर ही लेंगे, मगर पहले आप ये समझो कि आर्टिकल कितना टेक्निकल है। क्योंकि आपने अभी तक, ऐसा मैं सोचता हूं, और कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आपने क्या इस तरीके से चीज कभी पढ़ी हुई है। क्या आपने कभी भी ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि कार्बन फाइनेंस, जिसका मतलब कार्बन को स्टॉक करने के लिए जो विदेशों से, डेवलप्ड कंट्रीज से पैसा आता है, उसका पैसा आप एग्रीकल्चर में डाल सकते हो, मतलब कि फार्मर्स को दे सकते हो, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइप की फार्मिंग को करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे फार्मर को सपोर्ट करें एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम कार्बन क्रेडिट्स को भी जीत लें। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म कर सकते हैं कि बाहर से पैसा लाके हमारे किसानों को दें, उनका भी मुनाफा, वो जिस एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनाएंगे वो उन्हें हम बताएंगे, और जब वो उसे अपनाएंगे तो भी उनका फायदा और पर्यावरण का फायदा। क्लियर? तो यहां पे ये है इस आर्टिकल की थीम कि जो कार्बन फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके थ्रू कैसे फार्मर को पैसा पहुंचाया जाए और फार्मर को या उसके बिहेवियर को चेंज किया जाए टुवर्ड्स एग्रो फॉरेस्ट्री, और इन दोनों को इंटीग्रेट करके हम एनवायरमेंट को भी बचा लें और फाइनेंस को भी ले आए। ये है इसका कीवर्ड। अब वो ये बोलता है कि ये हम कर सकते हैं थ्रू एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रीवेजिटेशन। ठीक है, फिर वो एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में हमें कुछ की पॉइंट बताता है। इतने परसेंट इंडिया का टोटल लैंड एरिया एग्रो फॉरेस्ट्री का है, इतना परसेंट कार्बन स्टॉक ये अपने अंदर रखता है। अब सोचो 20% कंट्री का कार्बन स्टॉक इसके अंदर रहता है। इंपॉर्टेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, फिर ये बोलता है कि रिसेंट में रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि अगर हम एडिक्वेट पॉलिसीज, फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव्स देंगे तो ये जो प्रॉपर सेक्टर है ये 2.5 बिलियन टन का कार्बन सिंक बन सकता है बाय 2030। इतनी कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, इतने टन ये अपने अंदर संभालेगा, कार्बन सिंक बन जाएगा। अब देखो यहां पे जो एक सीरियस स्टूडेंट है ना, वो तुरंत वापस से इस आर्टिकल पे आएगा कि एक मिनट यार, ये बात कर रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री, कार्बन फाइनेंस, ये तो मुझे समझ में आ गया। ये बात कर रहा है कार्बन सिंक, इस कार्बन सिंक का ऑब्जेक्टिव भी भारत ने लिया हुआ है। अगर आप क्लाइमेट चेंज पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमने कितना कार्बन सिंक डेवलप करने के लिए कब तक कहा है, ये प्री का क्वेश्चन है। इसका मतलब एक सीरियस स्टूडेंट सबसे पहले यहां पे अपने फैक्ट्स को समराइज करने की कोशिश करेगा। वो फैक्ट्स कौन से? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और डाटा है वो आपको क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत टिप्स पे रटी होनी चाहिए। और जब मैं कहता हूं टिप्स, उसका मतलब टिप्स ही होता है। अगर आपसे कोई नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को बोलने के लिए बोलता है तो रट्टू तोते जैसे नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी कितनी बनानी है बाय 2030, कार्बन सिंक कितना एडिशनल हम लोग बिलियन टन्स ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030 बनाएंगे, आपको एग्जैक्टली ये चीज पता होनी चाहिए। तभी आप एक टॉपर की तरह किसी आर्टिकल को पढ़ पाओगे और न कि उस एस्पिरेंट की तरह जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा है।
अब आपको समझ में आया कि इस आर्टिकल को आप एक टॉपर की नज़र से कैसे पढ़ सकते हो। आपने इतनी सी चीज़ में कितनी सारी चीज़ों को अभी तक समझ लिया और अभी तक आप इस कीवर्ड पे भी नहीं आए हो कि ये जो कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है ये है क्या। क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए भी आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहां पे मैं फिर से आपको लेके चलता हूं आर्टिकल पे कि यहां पे कार्बन सिंक इतने बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030 बनाने की क्षमता है इस पर्टिकुलर एग्रो फॉरेस्ट्री में। अगेन इट कुड बी पॉसिबल लिखा गया है ना, इट कुड बी पॉसिबल। वरना ऐसा ना लगे आपको कि सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री से ही हम कार्बन सिंक का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है पॉसिबल नहीं है, बट हम जब भी किसी सेक्टर की बात करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो बताया जाता है, जो कि इसका इतना है। ठीक है, वापस से आते हैं, रिविजिट करते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी एक ऐसी चीज को समझना चाहते हैं जो एग्रो फॉरेस्ट्री, कार्बन फाइनेंस इसको इंटीग्रेट करने की बात कर रही है, जिसमें वो बोलता है फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, रिवेजिटेशन करना पड़ेगा। इसकी वो कार्बन सिंक की ताकत बताता है और इसकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा सिंपल सा ये है कि कॉमन प्रैक्टिस के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये इस चीज को अचीव करने नहीं देंगे हमें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे कॉमन प्रैक्टिस का मतलब है क्या। अगर हमने इसको समझ लिया तो हम इस पूरे टॉपिक को क्रैक कर चुके हैं। तो इसे क्यों ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। देखो, हमारे देश का जो किसान है वो किसान अभी बहुत स्कैटर्ड मैनर में फार्मिंग करता है। आप में से कौन ये बात नहीं जानता कि कितने परसेंट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है? आप में से हर कोई जानता है, राइट। अब हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है उसमें कुछ जगह जो किसान है वो लाइव स्टॉक के लिए छोड़ देता है, आसपास अपने ट्रीज लगा लेता है, राइट। यहां पे लाइव स्टॉक चर लेती है। ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस चली आ रही है। अब कार्बन फाइनेंस में यह बोला गया है कि आपको हम पैसा जब ही देंगे जब आप किसी चीज को नहीं कर रहे थे और फिर आप करने लग जाओ। मतलब कि ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस है ये तो हमारे किसान ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं हम तो कार्बन फाइनेंस से हमको पैसा मिलेगा ही नहीं। मगर यहां पे उन्हें यह जरूर समझना चाहिए पैसा देते हुए कि हम लोग कर जरूर रहे हैं मगर वो इतने अनकन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं और इतने स्कैटर्ड मैनर में कर रहे हैं कि उससे हम पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे हैं। क्योंकि कार्बन फाइनेंस के थ्रू हमें पैसा दे क्यों रहे हैं वो लोग? इसीलिए ना कि हम पर्यावरण को बचाएं एग्रो फॉरेस्ट्री करके। मगर उन्होंने यहां पे एक क्लॉज डाल दिया है और वो क्या है? कॉमन प्रैक्टिस। कि अगर आपके देश में ऑलरेडी ये कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री कॉमनली की जाती है, तो आप नया क्या कर रहे हो? वो तो आप पहले से ही कर रहे हो, तो हम आपको पैसा क्यों दे? पैसा लेके भी आप वही करोगे जो आप पहले कर रहे हो। तो आप कुछ ऐसा करो जो पैसा लेके आप हमें अलग दिखा पाओ। बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वो प्रैक्टिस को कर जरूर रहे हैं बट वो बहुत अनकन्वेंशनल और स्कैटर्ड मैनर में कर रहे हैं। तो उससे हम पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे हैं। बट अगर वो हमें पैसा देंगे तो हम उसे कन्वेंशनल और एक स्ट्रेटेजिक मैनर में कर पाएंगे जिससे हम एनवायरमेंट को बचा पाएंगे। तो यहां पे जो ये कीवर्ड है कॉमन प्रैक्टिस, ये एक रोड़ा डाल रहा है जिसके थ्रू हमें कार्बन फाइनेंस के थ्रू पैसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने यहां पे इस क्वेश्चन को पुटअप किया है, व्हाई कार्बन फाइनेंस इज अ प्रॉब्लम इफ एन एक्टिविटी इज डीम्ड कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? कि कार्बन फाइनेंस हमारे देश के लिए प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है, क्यों हम कार्बन फाइनेंस नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में ये जो एक्टिविटी है एग्रो फॉरेस्ट्री की, ये कॉमन प्रैक्टिस है। फिर मैंने यहां पे बताया है कि अगर ये कॉमन प्रैक्टिस है एग्रो फॉरेस्ट्री भारत में तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे कार्बन क्रेडिट्स के लिए। अरे कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं कि हमने कितनी कार्बन को सोख लिया, कार्बन सिंक डेवलप कर लिया। एग्रो फॉरेस्ट्री अगर हमारा किसान करता तो हमें कार्बन क्रेडिट्स मिलते, कार्बन क्रेडिट्स को हम बेचते और कार्बन फाइनेंस के थ्रू पैसा लेते। बट हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स हम जब मिलेंगे जब हम कुछ अलग करेंगे, और ये तो हमारे देश की कॉमन प्रैक्टिस है। तो हमारे यहाँ तो करते तो सब है बट इन स्कैटर्ड एंड अनकन्वेंशनल मैनर, इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो अब करें तो करें क्या? क्योंकि सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा ना। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, चैलेंजेस तो सबको पता है। तो यहां पे हमको ये करना पड़ेगा, वी नीड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस की डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। अब कॉमन प्रैक्टिस की डेफिनेशन को ऐसा क्यों रखा गया है? अगेन, कार्बन फाइनेंस दे कौन रहा है? डेवलप्ड नेशंस दे रहे हैं। तो डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा? वही करेंगे।
तो यहाँ पे लैटिन अमेरिकन और अदर एरियाज में जो फार्मिंग है वो बहुत बड़े चंक ऑफ लैंड में होती है, ये तो खैर आप सब जानते हो। इसीलिए वहां पे एग्रो फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट को नया माना जाता है, हमारे यहाँ तो शुरू से चल रही है। इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से इस कॉमन प्रैक्टिस को डिफाइन कर दिया और बोला कि पैसा चाहिए तो कॉमन प्रैक्टिस से कुछ अलग करो। तो उम्मीद करूंगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। मैं आपको यह समझाना चाह रहा था हाउ टू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम द यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव। भले मैंने बोला नहीं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही था। एंड हाउ टू रीड दिस आर्टिकल फ्रॉम द टॉपर्स पर्सपेक्टिव, जहां पे आपने इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स निकाल लिया। क्रक्स क्या है? क्रक्स है कि एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे हम उनसे पैसा लाएं। पहली चीज ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसका अगर मेंस का क्वेश्चन आता है कि कार्बन फाइनेंस और एग्रो फॉरेस्ट्री को कंबाइन करके कोई भी क्वेश्चन, आप उसमें क्या लिखोगे? आप उसमें लिखोगे सबसे पहले तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे 8.65% ऐसा लैंड एरिया है, कंट्री का कार्बन स्टॉक है। अब यहां पे आप अटक गए, क्योंकि आप ये बोलोगे कि आपने तो डाटा हमें पढ़ाया ही नहीं अभी तक। नहीं, इस डाटा को मैं आपको ऑलरेडी एक जगह पढ़ा चुका हूं, जब मैं आपको नीति आयोग का ग्रो इनिशिएटिव पढ़ा रहा था। इस ग्रो इनिशिएटिव में मैंने आपको पोर्टल भुवन के बारे में बताया था और यहीं पे मैंने आपको एग्रो फॉरेस्ट्री का डाटा भी दिया था। मैं आपको इस चीज को क्यों बता रहा हूं? मैं आपको सिंपली भी बता सकता था कि इस डाटा को याद कर लो। मैं आपको इस चीज को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उसे होलसम मैनर में पढ़ा करो। कहीं से कोई चीज उठानी पड़ेगी, कहीं से कोई चीज उठाना पड़ेगी, और फिर जाके आपका एक फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है? तो खैर, तो अब एक मजे की बात बताता हूं। जिस दिन आपने इस चीज पे कमांड कर ली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपका रिजल्ट नहीं रोक सकती, और इस डिफरेंस को आप खुद फील करोगे। बस 2 मिनट तक सुनो। अब चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। लेट सपोजेडली आपने जितनी बातें मेरे साथ अभी तक पढ़ी, सिर्फ उतना ही आपको नॉलेज है कि भैया मेरे को कॉमन प्रैक्टिस क्या है ये पता है, कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट से कैसे कॉमन प्रैक्टिस में दखलंदाजी हो रही है और पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है, ये मुझे पता है। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मगर मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से सबसे बेहतरीन आंसर लिखना है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है। अगर आप किसी भी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो उसे आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। मल्टीपल जगह, कम से कम 5 से 7 जगह। बस यही चीज आपको सीखनी है। पढ़ो कम और रायता ज्यादा फैलाओ। देखो, हम लोगों ने एक आंसर राइटिंग का सेशन कंडक्ट किया था कार्बन फार्मिंग पे। क्लासिक आर्टिकल था न्यूज़पेपर का, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इस कार्बन फार्मिंग के आर्टिकल या मैं कहूं टॉपिक को आप वेरियस डायमेंशंस में यूज कर सकते हो। जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे अगर आंसर लिखने के लिए आ जाए, तब आप इस कार्बन फार्मिंग की टेक्निक को बता सकते हो। अगर आपके सामने एग्रो फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन आ जाए, या एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन आ जाए, सिल्वोपेस्चर पे, एलए क्रॉपिंग पे, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे क्वेश्चन आ जाए, कहने का मतलब है एग्रीकल्चर के किसी भी टॉपिक में आप इस कार्बन फार्मिंग के टॉपिक को फंसा सकते हो। अब आपको एक चीज समझनी है, अगर ये कार्बन फार्मिंग को हर जगह चिपकाया जा सकता है और यहां पे भी लगभग वही बातें की जा रही हैं जो अभी हमने एग्रो फॉरेस्ट्री और कार्बन फाइनेंस में पढ़ी, तो क्या मैं इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको अपने मेंस के आंसर में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। एक ही चीज है, वहां पे भी तो यही करना चाह रहे हो ना, कार्बन क्रेडिट, कार्बन फाइनेंस, यहां पे भी तो कार्बन फार्मिंग यही होती है। इसके सारे पॉइंट वहां पे आ सकते हैं। ठीक है? और इसीलिए जब मैंने आपको कार्बन फार्मिंग के जितने भी की पॉइंट लिखवाए थे, जैसे कार्बन फार्मिंग के क्या की बेनिफिट है, ये वहां पे भी लिखो। एग्रो फॉरेस्ट्री में अलग थोड़ी है। क्लाइमेट रेजिलियंस, न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, यही के यही पॉइंट चिपकाने हैं और आपका एक पूरा का पूरा आंसर तैयार हो गया। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि एक चीज को अलग अलग जगह कैसे आपको अप्लाई करना है? बस आपका काम हो गया। ठीक है? हालांकि मैं आप लोगों को एक पीडीएफ और दे रहा हूं। इस पीडीएफ में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना और उसके बाद जीवन में कभी मत पढ़ना। मगर ये जो कार्बन फार्मिंग का टॉपिक है, इसको मल्टीपल टाइम जाके आज जिसने पढ़ा है वो रिवाइज करेगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो तो जानता ही उसे क्या करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री के यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, जैसे सॉइल फर्टिलिटी, क्लीन एयर, फायरवुड, बिल्डिंग मटेरियल मिल जाएगा, फूड मेडिसिन, शेड मिल जाती है, एनिमल फीडिंग, ये सब चीजें। ठीक है? एंड ऑफ कोर्स फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एग्रो फॉरेस्ट्री के क्लासिफिकेशन को रट लो, रट लो। एग्री सिल्वीकल्चर, जिसमें क्रॉप और ट्रीज होते हैं, मतलब एक फार्मलैंड होगी, इसमें क्रॉप होगी एक जगह ट्री होगी। सिल्वो पेस्टोरल, इसमें पेस्चर, लाइव स्टॉक और ट्रीज होते हैं।
ठीक है, मतलब कि एग्री सिल्वीकल्चर में क्रॉप और ट्री थे, यहां पे क्रॉप को हटा के लाइव स्टॉक आ गया, और एग्रो सिल्वोपेस्टोरल में क्रॉप, पेस्चर और ट्री सब आ गए। एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या एडवांटेज होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है और अडाप्टेबिलिटी होती है। क्या ये खुद से नहीं लिख सकते थे हम? खुद से लिख सकते थे, मैंने तो बस लिख के दे दिया है, ठीक है बस। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के ये 3 चीज अगर आपने पढ़ ली, कार्बन फार्मिंग में कमांड कर ली, दुनिया की कोई ताकत आपसे अब इस टॉपिक पे कोई अलग चीज नहीं पूछ सकती। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। और अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया हूं, मैं आप लोगों के लिए एक और चीज पे काम कर रहा हूं। पिछले 3 दिन से मैंने उस काम को शुरू किया है। आई हैव स्पेंड माई होल संडे इन डूइंग दिस। बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट फेस करता है वो है जब मेंस के आंसर को लिखने जाता है, क्योंकि जब मैं मेंटोर करता हूँ स्टूडेंट्स को तो मैंने ये चीज़ फेस करी है और इसका कोई भी सॉल्यूशन निकाल नहीं पाया कि मैं उन्हें किस तरीके से इस चीज़ को समझा दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये काम भी मैं ही करके दे देता हूँ ताकि मेरे को बहुत बार समझाना ना पड़े। मैं आपको जितने भी डाटा और की फैक्ट्स हैं उनको ऐसे लिख के प्रोवाइड करवा दूंगा। कोशिश है मेरी मैं जितना मैक्सिमम आउटपुट अपना दे पाऊँ। जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके जितने भी डाटा फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए जिससे आप अपने आंसर को शुरू कर पाओ, वो मैं आपको एक जगह प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये जो मेहनत है इसमें कोई दम नहीं है। अब जो बता रहा हूं वो एक्चुअल में मैं करना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत से ग्राफ और ऐसे पाई चार्ट बनाना चाह रहा हूं। काम शुरू कर दिया है, बहुत सारे बना भी लिए। ये ग्राफ और पाई चार्ट मेरे हर स्टूडेंट को वो ताकत देंगे जो उनके पास एग्जाम में बैठने के पहले हैंडी चीजें होंगी कि क्वेश्चन दिखा, आंसर चेपा, ग्राफ चेपा, पाई चार्ट चेपा, आगे बढ़ गए। समझ रहे हो? तो इस चीज पे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें आगे देने वाला हूं, बट अभी क्योंकि शुरुआत है तो मैं बहुत सारी चीजों को खुद भी एनालाइज कर रहा हूं कि मैं कैसे इसको और बेटर बना सकता हूं। एक बार ये चीज कंफर्म हो जाए फिर मैं आपको इस चीज को डिलीवर करना शुरू कर दूंगा। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग जगह से इकोनॉमिक सर्वे, अलग अलग जगह से यहाँ पे बहुत सारे डाटा फैक्ट्स को यूज करके मैं इन माइंड मैप्स को खुद ही बना रहा हूँ। ये कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है, ये हमारे खुद के इंडिजीनियस और कोर होंगे। मजा आ जाएगा। खैर चलो चलता हूँ आपको लेके नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है वो मैं आपको इस न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ाऊंगा, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैं एक अलग से माइंड मैप प्रिपेयर करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। वॉट हैज मेक इन इंडिया अचीव्ड बिकॉज इट हैज सरपास द 10 years सिंस व्हेन इट वॉज इनिशिएटेड वे बैक इन 2014। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो हमें बहुत सारी चीजें बता रहा है इन अ नेगेटिव सेंस कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो चुकी है। कितने परसेंट आपको दिख रहा है? जीडीपी शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्टैग्नेंट हो चुका है। ऐसी कुछ बातें बता रहा है। फिर ये बता रहा है मेक इन इंडिया पॉलिसी के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव। देखो आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर मेक इन इंडिया के मुझसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो मैं 2 मिनट बता दूंगा कि भारत में सारी चीजों को बनाओ, मगर यूपीएससी आपसे टेक्निकल चीजें चाहती है। मार्क माय वर्ड्स, अगर प्रीलिम्स में आपको मैं आज भी बिना दिखाए इस क्वेश्चन को दे देता कि मेक इन इंडिया के 2 कोर ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, जिसमें एक होता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ाना जीडीपी में, जिसको एक समझबूझ कॉमन सेंस से एक बच्चा लगा देता कि हाँ ये तो हो गई, मगर जो ये दूसरा है कि एडिशनल इंडस्ट्रियल जॉब्स 100 मिलियन, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं क्योंकि जॉब्स तो क्रिएट होंगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में, ये तो कॉमन सेंस है। बट अगर मैं यहाँ पे 100 मिलियन की जगह 10 मिलियन डाल दूं जो कि यूपीएससी करता है क्योंकि ये फ्लैगशिप स्कीम है, आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आधे बच्चे ढेर हो जाएंगे और ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसको आपको रटना होता है, सिर्फ रटना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में उसे हमें बढ़ाना है। 1 मिनट अब इमेजिन करो, मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूं। देखो आपको ग्राफ कैसे यूज आते हैं। लेट सपोजेटली मुझे मेक इन इंडिया का कोई क्वेश्चन आया, कुछ भी, लेट इट बी एनी क्वेश्चन ऑफ मेक इन इंडिया। अरे भैया मेक इन इंडिया का जो भी क्वेश्चन आया है उसके ऑब्जेक्टिव तो अभी भी वही है ना, मेक इन इंडिया स्कीम के। तो क्या मैं एक ऐसा ग्राफ बना सकता हूं जहां पे मैं ये दिखा पाऊं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर कितना है जीडीपी में या एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करता है? हाँ, क्योंकि मेक इन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट तो है ही। तो देखो हम कहां से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम यहां पे उसे एक ऐसा ग्राफ बना के बताएंगे सबसे पहले कि देख भाई, हमको पता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग में है, कितनी सर्विसेज में है और कितनी कंस्ट्रक्शन में।
और जो बेसिक चीज होती है कि कितनी परसेंट जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करती है और कितनी परसेंट जनता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज्ड है, ये तो हर कोई जानता है। समझ रहे हो? तो अगर आपने इस ग्राफ को वहां पे ड्रॉ किया तो अब आप ये खुद सोचो कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे या नहीं। रेस्ट इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसी चीज पे मैं मेहनत कर रहा हूं। खैर, तो ये जो एक आर्टिकल था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे और स्कीम पे बेस्ड है, बट फॉर नाउ आई एम नॉट कवरिंग इट, क्योंकि मुझे इतना वर्थ नहीं लग रहा है इस आर्टिकल को इसके थ्रू कवर करना। इसमें कोई ऐसी अद्भुत बातें बोली गई हैं जिसका कोई एग्जाम से रेलिवेंस ही नहीं है। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे एचडी माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिजाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर डेली बेसिस पे। ये जो एचडी माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा www.buddhi-academy BUDDHIACADEMY पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहाँ पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। तो चलो आप लोगों को लेके चलता हूँ उस आर्टिकल पे जिसका एग्जाम से टोटली रेलिवेंस है। देखो, इसे एक थोड़ा सा मजाकिया तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि जब भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट हमारे सामने पब्लिश होती है, बताया जाता है भारत में कितने बच्चे भूखे हैं, कितने स्टंटेड हैं, कितने वेस्टेड हैं, हम सिरे से उस रिपोर्ट का नकार देते हैं कि अफगानिस्तान सोमालिया से भी पीछे है क्या भारत। ये रिपोर्ट ही गलत है, जो कि प्राइमा फेसी दिखता भी है कि हाँ यार ये तो फर्जी बात ही बोल रहा है। फिर हमारे देश के विद्वान आते हैं, राम राम भाई सारियों ने, आज है मेरे चैलेंज का पहला दिन, ये देखो ताकत शक्ति कहाँ है GHI। फिर कभी कभी हैप्पीनेस रिपोर्ट में देश पीछे हो जाता है तो राहुल गांधी जी को प्राइम टाइम पे चलाना पड़ता है, जनता हंस हंस के लोटपोट हो जाती है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में ऊपर बढ़ जाते हैं। खैर,
लेट द जोक्स अपार्ट, मुद्दा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जितनी भी रिपोर्ट्स और इंडाइसेस पब्लिश होती हैं उसको हमारी सरकार नकार देती है अलग अलग कारणों से, कि जैसे जब इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग आती है तो हमारे आईआईटीज आईआईएससी को कोई रैंकिंग नहीं मिलती है, पीछे पीछे फेंक देते हैं उनको। तो हमारी सरकार बोलती है कि इनके जो इंडाइसेस हैं उसके जो पैरामीटर्स हैं वही गलत है। ये बात आपने सबने सुनी है। मगर क्या आपने कभी इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में जनरेट किया कि लेट सपोजिटली अगर मेरे सामने एक मेंस का क्वेश्चन आता है कि जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं उनको हमारी सरकार लगातार नकारती जा रही है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है इन ग्लोबल इंडाइसेस में? क्या ये डेवलप्ड नेशंस के थ्रू चलाए जा रहे हैं, फंड किए जा रहे हैं, जिस कारण से जो पैरामीटर्स हैं ये उनके बिहाफ पे रखे जाते हैं जो उनको सूटेबल हो, जिसमें वो आगे हो? या हमारी सरकार गलत है जो इन इंडाइसेस को साफ तौर पे नकार रही है, अपनी नाकामियों को नकार रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कभी इस टॉपिक को सोचने की कोशिश करी इस नजर से? क्योंकि अगर सोचा होता तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते। अब पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक शॉर्ट मैनर में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे ऑथर ने बहुत अच्छी चीज बोली है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 26 ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट 2023, ठीक है। बट मिस्टीरियसली इसको ड्रॉप कर दिया गया एक साल में, सिर्फ एक साल में 26 से 112 में हम पहुंच गए एजुकेशनल अटेनमेंट में। क्यों भैया, अफगानिस्तान का रूल आ गया क्या भारत में जो लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहा है? क्या हो गया ऐसा जो 26 से 112 पे आपने फेंक दिया भारत को? इसका मतलब इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कोई तो चैलेंज है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साल में भारत को इतना पीछे फेंक दे, है ना। ऐसे मल्टीपल चीजों में हमें देखने को मिल रहा है, जैसे वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको आजकल कोई तवज्जो ही नहीं देता। अब ये जो इंडेक्स है ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज पे फोकस करता है। अब ये जो लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज हैं इसको अगर मैं देखूं भारत के रिस्पेक्ट में तो इट इज कवरिंग ओनली 14% ऑफ इंडियन बिजनेसेस, और बाकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है जो इंडियन बिजनेसेस का मेन स्टे उसको तो आपने छोड़ ही दिया। तो जब उसको संज्ञान में ही नहीं लिया और इसी पे पूरा आधार बना के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को बता दिया कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो इंडाइस हमारे लिए गलत ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अब सुनो, अगर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहां पे आपको ये बताना पड़े कि जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो कैसे गलत मैसेज दे रहे हैं और क्यों हमें उन्हें नकारना पड़ रहा है, यहां पे आपको एक अपना बेहतर आंसर लिखने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को बताना पड़ेगा एग्जाम्पल के थ्रू, मनगणत नहीं। जैसे एक एस्पेक्ट आप बताओगे कि इंडिकेटर्स में सब्जेक्टिविटी होती है। हर इंडाइस अपने अलग तरीके से एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ये है एक प्रॉब्लम कि परसेप्शन बेस्ड इंडिकेटर्स है। एग्जाम्पल देना पड़ेगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो इंडेक्स है ये रिलाय करता है सर्वे ऑफ बिजनेस पीपल एंड एक्सपर्ट टू असेस करप्शन लेवल। तो किसी के परसेप्शन पे ये थोड़ी जताया जा सकता है कि उस देश में कितना करप्शन है, समझ रहे हो। तो ये इसकी प्रॉब्लम है क्या, सब्जेक्टिविटी, और ये इसका एग्जाम्पल है। अब आप ये सोच के देखो कि अगर इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है और एक स्टूडेंट ऐसे 10 एग्जाम्पल को कोट करता है अलग अलग कि वेटेज में प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है ग्लोबल इंडाइसेस की, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अलग अलग, तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे या आप जो एक जनरलाइज्ड आंसर लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे। और इस चीज को कर पाना पॉसिबल कब है, वो जब ही है जब आप इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट तो सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ के निकल जाएंगे कि यहां पे ग्लोबल इंडाइसेस की खामियों को बताया गया है, बस चलो चलो आगे बढ़ो। वो एक सेकंड भी रुक के ये नहीं सोचेगा कि यार इतने ग्लोबल इंडाइसेस आते हैं, सब में भारत को इधर उधर फेंक रहे हैं, हम हर चीज का अपोज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल क्या रही है, एक बार जरा बैठ के देखें तो, जब जाके आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं आप सबको एक आंसर राइटिंग का होमवर्क दे रहा हूं, ऑफकोर्स मैं तो करवाऊंगा ही। ये जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, आप लोग खुद से पहले इसके इंडिकेटर सोच के लिखने की कोशिश करो खुद से। अच्छा, खुद से नहीं लिख पा रहे तो एक बार इस आर्टिकल को पहले खुद से पढ़ो और फिर लिखने की कोशिश करो। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपकी आंसर राइटिंग करवाऊंगा इस टॉपिक की, तो आप देखना कि आपको कितने सारे डिफरेंट पॉइंट्स मिले और अपने आंसर को चेक करना। यह आपकी ग्रोथ को शोकेस करेगा और आपके लिए मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे इन टूडेज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। बाकी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट क्योंकि हम उसे मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं, जैसे ये इकोलॉजिकल डिजास्टर वाला ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, तो उन्हें आप जाके कोर्सेज के अंदर पढ़ो आराम से
ठीक है, मैं सारी चीज़ों को बहुत ही हॉलिस्टिकली विद द हेल्प ऑफ UIQs कवर कर चुका हूँ. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस क्वेश्चन आंसर सेशन. विल मीट यू सून. टिल देन कीप शाइनिंग. हैव अ गुड डे.